चलो सर, कंपनीज एक्ट 2013 वेरी इजी। मेरे को तो अच्छा लगता है ये एक्ट। मेरे को लगता है एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन भी आता है और अच्छे मार्क्स का आता है। तो ये एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है सर, बात जब कंपनीज एक्ट की होती है तो सेक्शन 220 बीच में आता है और वो ये बोलता है सर कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो एग्जाम में ये वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हो, नॉट कंपलसरी बट लिख सकते हो। उसके बाद सर, कंपनी में क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस, याद है ना सर, कंपनी अपने नाम से काम कर सकती है, शेयर होल्डर अपने नाम से काम कर सकते हैं। सेपरेट है सर, दोनों सेपरेट है। ठीक है, इसमें याद है ना वो केस लॉ भी पढ़े थे अपन, मैक्यूरा। ठीक है, मैक्यूरा वाला जो केस लॉ पढ़े थे, जहां पर अगर आप कंपनी के एसेट है तो वो कंपनी को ही इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, आप नहीं रख सकते हो सर। अगला है परपेचुअल सक्सेशन। याद है ये हम सीखे थे, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? लोग आए जाए, क्या कंपनी चलती रहेगी? यस, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद अगला था सर लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? यस सर, यही तो इसकी बेस्ट बात है। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट, लिमिटेड बाय गारंटी है तो सर जितनी गारंटी की अमाउंट है। और सर अनलिमिटेड कंपनी तब होती है जब मिनिमम मेंबर से कम काम कर लो तो वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर अगला दिया हुआ है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है? यस सर, लॉ के थ्रू ही क्रिएटेड है, लॉ ही इसे बंद कर सकता है सर। ठीक है, कंपनी याद है ना सर, शादी नहीं कर सकती, जेल नहीं जा सकती और ओथ नहीं ले सकती है। अगला है कंपनी के केस में क्या कॉमन सील होती है? सर ऑप्शनल, चाहो तो कॉमन सील रख सकते हो, ना भी रखो तो कोई भी कंपनी में 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। 2 डायरेक्टर भी ना हो तो एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन कर सकता है। फिर इसके बाद हमने कॉर्पोरेट वेल पढ़ा था सर। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है सर? ये एक पर्दा है सर, जो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में दोनों को सेपरेट करता है सर। ठीक है सर, जब लगता है कि बहुत बड़ा कोई घपला करने वाले हो आप, बहुत कुछ गड़बड़ करने वाले हो, तो इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। नॉर्मली लिफ्ट नहीं करते हैं सर। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कुछ ऐसे केसेस है सर जहां पर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है। सबसे पहला होता था सर, क्या था? चलो बोलो सब, पहला क्या था? दैट इज टू फाइंड वेदर को एनिमी और फ्रेंड। दूसरा, ठीक, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट, और टू डिफीट लॉ। सर ये केस लॉस के नाम भी मैंने आपको बाजू में दिए। ठीक है, ये केस लॉस के नाम। और अगर आपको केस लॉ को डिटेल में रीड करना हो तो मैंने सर समरी बुक में देखना, चैप्टर खत्म होने के बाद केस लॉ की पूरी लिस्ट दी है, वहां से आप डिटेल में भी रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर हमने क्लासिफाई किया था कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स हमने अब भी सीखा, लिमिटेड बाय गारंटी ये हमने अब भी सीखा। बट हमें एक बात पता होना चाहिए सर, गारंटी की अमाउंट कब मंगाई जा सकती है? वाइंड अप के टाइम। फिर सर अनलिमिटेड कंपनी हमने सीखा सर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर 1% कंपनी। याद है सर, ये क्या ये प्राइवेट कंपनी जैसी होती है? यस सर, इसमें मिनिमम एक ही लोग होते हैं, मैक्सिमम भी एक ही होता है। बट जो वो 1% होता है वो किसी और को नॉमिनी अपॉइंट करता है, जिसको नॉमिनी अपॉइंट करता है उस पर्सन की कंसेंट लेना पड़ता है। वो पर्सन अगर एग्री होगा तभी वो नॉमिनी अपॉइंट होगा। सर अगर 1% कंपनी बनाना है या 1% कंपनी के नॉमिनी बनना है तो कंडीशन ये है सर कि आपका नेचुरल पर्सन, ठीक है, रेसिडेंट होना जरूरी है। रेसिडेंट मतलब नॉट लेस देन 120 डेज। ठीक है, तो सर अगर ये बातें इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अगर ये बातें सेटिस्फाई होती है तो आप 1% कंपनी बना सकते हो, अदरवाइज ना ही बना सकते ना ही उसके नॉमिनी बन सकते हो सर। ठीक है, इसके बाद सर एक आदमी एक से ज्यादा 1% कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, ना ही बना सकता है सर। ठीक है, माइनर तो बाहर है सर। सेक्शन 8 कंपनी क्या 1% कंपनी में इनकॉर्पोरेट हो सकती है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है सर, आप चाहो तो 1% कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो, चलेगा सर, चलेगा। बट एनबीएफसी इसकी पार्टनर नहीं हो सकती, एनबीएफसी नहीं आती इसमें पिक्चर में। प्राइवेट कंपनी, ये बहुत अच्छे से हमने सीखा था सर रेगुलर क्लासेस में। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड और उसके आर्टिकल में लिखा हुआ है सर, ये रेस्ट्रिक्ट करती है अपना शेयर ट्रांसफर। इसमें मिनिमम कितने लोग होते हैं?
2 और मैक्सिमम 200। सर जब ये 2 और 200 की काउंटिंग करेंगे सर, तो ज्वाइंट मेंबर को सिंगल काउंट करेंगे सर। ठीक है, ज्वाइंट मेंबर को हम सिंगल काउंट करेंगे सर। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर शेयर्स खरीदे होंगे तो सिंगल काउंट करेंगे। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट था एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, जहां पर ये बोलते हैं सर अगर कोई पर्सन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में या पास्ट एम्प्लॉयमेंट में तो उन्हें सर 200 की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने बोला था सर ये कंपनी प्रोहिबिट करती है, इनवाइट नहीं करती सर शेयर्स के लिए पब्लिक को। ये सब काम करना है तो आप पब्लिक कंपनी बना लो सर। फिर हम पढ़ते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है सर? जिनका पेड अप कैपिटल 4 करोड़, जिसको हम ज्यादा चाहे तो और एक्सटेंड कर सकते हैं कितने तक, 10 करोड़, और जिसका टर्नओवर कितना, 40 करोड़, जिसको चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं 100 करोड़ तक। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, किए नहीं है, कर सकते हैं सर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों एंड दोनों होती है तो वो स्मॉल कंपनी में आती है, अदरवाइज स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं होती वो। फिर एक्सेप्शन थे सर, 3 लोग तो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी नहीं आता, ऐसी भी कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी है सर, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से बनी है जैसे आरबीआई, ठीक है, सेबी, ये सब नहीं आएंगे सर। फिर बात करते हैं हम पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड। बट इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कोई पब्लिक कंपनी अगर किसी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करती है, मतलब 51% से ज्यादा शेयर्स रख लेती है उसके, तो उस केस में वो जो प्राइवेट कंपनी उसका भी स्टेटस क्या हो जाता है? पब्लिक कंपनी। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी। फिर हमने बोला था सर होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है? इन्होंने बोला सर हम सब्सिडरी बता देते हैं सर, वो क्या होता है आप होल्डिंग समझ जाइए सर। सब्सिडरी इन्होंने बोला सर या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में, या दो कंपनी मिला के एक कंपनी में 51% या उससे ज्यादा, कि 50% से ज्यादा, मोर देन 50, ये याद रखना। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है नॉट लेस देन 51 और यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 50। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। जब मैं टेस्ट लिया था तो आप लोगों ने गलती किया था सर। यहाँ कंट्रोल्स मोर देन 50, वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग राइट। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोजिशन को कंट्रोल करते हो सर, एक कंपनी दूसरे में कंट्रोल करती है या दो कंपनी मिला के भी कंट्रोल करती है, तो भी वो होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में आ जाते हैं सर। याद आया सर? इसमें मैंने आपको चेन होल्डिंग भी सिखाया था। ए बी कंपनी की सब्सिडरी, बी सी की सब्सिडरी, तो क्या होगा सर? सी ए की भी सब्सिडरी हो जाएगी। याद आया? इसके बाद हम आगे और पढ़ना स्टार्ट किए थे। इसको क्या हो गया? अगला पढ़े थे सर एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है सर? जहां पर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए सर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है सर? जहां पर आपका 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हो, या कंट्रोल हो, या प्रॉफिट पे शेयर हो सर, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। 20 20 वो उसके लिए था, 26 उसके लिए था, क्या बोलते हैं वो, ट्रांसफर प्राइसिंग दूसरी चीज के लिए था। ठीक है, इसके बाद है सर एसोसिएट कंपनी में क्या जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड करते हैं? यस, इंक्लूड करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, बहुत सिंपल। लिस्टेड तो वो होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अनलिस्टेड जो सेबी में लिस्टेड नहीं है सर। अदर कंपनीज में गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सर? ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51%, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या दोनों मिला के। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, कहानी और बड़ी। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है सर? जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी। ये वो कंपनी है सर जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट या चैरिटेबल पर्पज से बनती है सर, ये कंपनियां। याद है ना सर? ठीक है सर, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, साइंस, आर्ट, कल्चर, रिलीजियस, ये सबको प्रमोट करने के लिए सर। ये कंपनियां सर कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती अपने मेंबर्स को। ठीक है, ये पार्टनरशिप फॉर्म चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना सर। ये अपने नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करते। इनको लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनका लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको ये 3 टाइप के ऑर्डर पास कर सकती है। आप अपना कन्वर्ट करो स्टेटस, सेक्शन 8 से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप अपना धंधा ही बंद कर दो, या तो आप किसी और ऐसे के साथ अमेलगमेट हो जाओ जो सिमिलर नेचर का काम करते हो। ठीक है, फिर हमने बोला था सर इनको वो मीटिंग कॉल करने के लिए 14 डेज की नोटिस के बदले कितने दिन? 21 के बदले 14।
ठीक है। इनके ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। इसमें पेनल्टी में अमेंडमेंट था, मेरे हिसाब से इसको पढ़ के जाना चाहिए, आ सकता है। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन करते हो आप सेक्शन 8 कंपनी का, तो सर आपके ऊपर पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख और एक्सटेंडेड टू 1 करोड़। ठीक है, एंड द एवरी ऑफिसर, डायरेक्टर एंड द एवरी ऑफिसर, उनके ऊपर कितना हो सकता है सर फाइन? 25,000, जिसको हम एक्सटेंड करके 25 लाख तक ले जा सकते हैं। और अगर आप फिर फ्रॉड ही करने उतर गए तो सेक्शन 447 बीच में आ जाता है। फिर अगला है सर डोरमेंट कंपनी। याद है डोरमेंट कंपनी क्या होती है? क्या होती है डोरमेंट? इसको क्या हो गया? डोरमेंट कंपनी क्या होती है? ऐसी कोई कंपनी जिसका सिग्निफिकेंट क्या नहीं है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं करती, वो कंपनी को हम डोरमेंट बोलते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? सरकार बोलती है इन 4 काम के अलावा जो भी काम करते हो आप, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ फीस by a company to a registrar, payment made in by it to fulfill requirement of any act or under any law, allotment of shares to fulfill the requirement, या फिर payment for the maintenance of office and records। सरकार बोली ये significant accounting transactions नहीं है, इनके अलावा कुछ करते हो तो वो significant accounting transactions माने जाते हैं सर। ठीक है, जनरली ये कंपनी हम क्यों बनाते हैं सर? टू होल्ड एन एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब के लिए हम ये कंपनी बनाते हैं सर, ये बिजनेस करने के लिए बनी नहीं है सर। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है सर? ऐसी कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड याद रखना एंड एनुअल रिटर्न सर लास्ट 2 साल में फाइल नहीं करी है तो वो इनएक्टिव हो जाती है। मतलब अब ये वो लोग हैं जो काम ही नहीं कर रहे, ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, ना कुछ ही कर रहे हैं, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, ना एनुअल रिटर्न फाइल करते लास्ट 2 साल में। ठीक है, निधि कंपनी मैंने आपको बताया था चिट फंड, इसको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ सकते हो। पीएफआईस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने बोला सर नॉर्मली पीएफआईस बताया सर, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, ये सब पीएफआईस है। बट सरकार ने बोला अगर आपको पीएफआई की कैटेगरी चेक करना है तो आप ये देखो कि सर क्या वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट से बनी है। ठीक, तो वो पीएफआई की कैटेगरी में जा सकती है, या फिर नॉट लेस देन 51%, या तो सेंट्रल या स्टेट या दोनों मिला के हो, तब भी वो पीएफआई की कैटेगरी में जा सकती है सर। फिर सर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन पर कंपनी, प्रमोटर होता है सर। प्रमोटर कौन है सर? कौन होता है प्रमोटर? हाँ, ऐसा कोई भी पर्सन जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता हो, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड काम करता हो, वो होता है प्रमोटर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो या इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न, जिसका एनुअल रिटर्न में नाम हो, प्रोस्पेक्टस में नाम हो, जो कंपनी के कंट्रोल करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है सर। और सर जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं या काम करते हैं। बट इसमें हम एक पॉइंट पढ़ते हैं यार, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसको प्रमोटर नहीं बोला जाता है सर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 1% के लिए तो 1 ही लोग चाहिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करते हो रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार अगर मतलब सेटिस्फाई होता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। फिर आपका सीआईएन नंबर आता है सर, जिससे आपकी पहचान बनती है सर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ, ये तो मैं जस्ट एक बार रीड कर रहा हूँ, तो थोड़ी बोला याद करने अभी। ठीक है, मेंटेनेंस है, बुक्स वगैरह मेंटेन्स करोगे सर। अगर आप कुछ गलत डाटा, इंफॉर्मेशन गलत डिस्क्लोज करते हो तो सेक्शन 447 में आपके ऊपर सर पेनल्टी वगैरह लग जाएगी। ठीक, उसके बाद सर उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना सर। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, गलत बातें बताई है, कोई चीज छुपाई है, तो सरकार बोलती है अगर वो मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो फिर ट्रिब्यूनल ये सब में से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई भी। पहला ट्रिब्यूनल बोल सकता है सर 5 सच ऑर्डर, जिसमें आपको वो बोल सकता है मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंजेस करो। दूसरा बोल सकता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। तीसरा कंपनी का नाम ही हटा देगा। चौथा कंपनी को वाइंड अप करा देगा। पांचवा ट्रिब्यूनल को इसके अलावा भी कुछ और लगता है तो ट्रिब्यूनल वो भी ऑर्डर पास कर सकता है सर। बट ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक बार आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा सर।
ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन आपने किया उस ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेगा कि क्या रीजन था ये ट्रांजेक्शन करने के पीछे। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोला था इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, इसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ये आता है एग्जाम में, मैंने टेस्ट में भी दिया था सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, नॉमिनल, इशू, सब्सक्राइब, ठीक है, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब्सक्राइब होगा, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल, ये हम समझे थे सर, ठीक है, ये पता है ना, ठीक है। शेयर्स ये हम पढ़े सर, किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी, शेयर्स इंक्लूड स्टॉक, स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं सर। शेयर्स क्या मूवेबल है? यस, इजीली मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है सर शेयर्स। काइंड ऑफ शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वो होते हैं सर जिनके पास वोटिंग राइट्स है, आखिरी में बचा पूरा पूरा पैसा इन्हीं को मिलता है सर। इक्विटी भी दो टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला भी हो सकता है सर इक्विटी, और सर एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये वो लोग होते हैं सर जिनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, आखिरी में कैपिटल भी इनको वापस मिलता है सर। प्रेफरेंस, इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस मिलती है। फिर हम पढ़े थे मेमोरेंडम, याद है मेमोरेंडम क्या था? इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट है सर, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है कंपनी का, ये बताता है कंपनी बनी कैसी है सर, ठीक है। ये मेन लॉस, ये स्कोप डिफाइन करता है किसी भी कंपनी का, स्कोप, पावर, ये सब की बातें करता है सर मेमोरेंडम, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इससे हमें ऑब्जेक्ट पता चलते हैं, ठीक है। आप क्या मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके काम कर सकते हो? नो, वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के कंटेंट क्या है? सबसे पहला क्या होता है? नेम क्लॉज, जो बताता है कंपनी का नाम क्या है, प्राइवेट के लिमिटेड सर, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सर उसका केस में फोरम, ठीक है, ये और क्या नाम होता है, एक तो फोरम होता है, एक काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, फाउंडेशन, ये सब नाम होते हैं सर, ठीक। उसके बाद है ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड क्लॉज, ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसको डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं सर, जिसमें आप ये बताते हो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है सर। उसके बाद अगला होता है सर ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताता है कि सर कंपनी क्या काम कर सकती है, बट अगर कंपनी का नाम और ऑब्जेक्ट मैच नहीं करता तो गवर्नमेंट बोलती है भैया सुनो, उस केस में आप अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करो, या तो नाम चेंज कर दो, आपकी इच्छा, आपको जो चेंज करना है करो। जनरली लोग नाम बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बदलते, नाम बदल देते हैं, ठीक है। और कितने महीने के अंदर? 6 महीना, ये ध्यान रखना। लाइबिलिटी क्लॉज ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं। कैपिटल क्लॉज ये बताता है मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज कैपिटल। और एसोसिएशन क्लॉज क्या बताता है सर? कौन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, किसने मेमोरेंडम में साइन किया है सर, ठीक है। इसके बाद हम और आगे बढ़े, इसमें हम पढ़ना स्टार्ट किए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये बहुत सिंपल है सर, बियॉन्ड द पावर, बट सिर्फ इतना लिखने से मार्क्स नहीं मिलता, मैंने आपको पहले भी समझाया था सर। आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में सिर्फ बियॉन्ड द पावर लिख के मत आना, मार्क्स कैसे देगा वो आपको? आप उसको एक्सप्लेन करना कि सर अगर कोई एक्ट बियॉन्ड द पावर हो गया तो उस केस में क्या हो सकता है, क्या चीजें होगी, इसका इफेक्ट क्या है। ये इफेक्ट जो मैंने आपको बताया नहीं था, एक पैराग्राफ में मार्क कराया था कि वो इफेक्ट लिखना जरूरी है सर, कि अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस हो गया है तो उस केस में कंपनी भी लायबल नहीं है और आउटसाइडर भी लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा सर, दोनों एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते सर अगर अल्ट्रा वायरस है तो। बट सर अगर कंपनी की गलती है तो वो अल्ट्रा वायरस है, आर्टिकल की गलती है तो इंट्रा वायरस है सर, उसको सुधार सकते हैं हम, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सुधार सकते हैं। और सर अगर डायरेक्टर की गलती है तो भी सुधर जाएगी सर, वो इंट्रा वायरस है। बट अगर सर मेमोरेंडम की गलती है तो मेमोरेंडम की गलती कभी नहीं सुधरती सर, आई बात समझ? ये हम पढ़े थे सर, इसका इफेक्ट मैंने आपको बताया था सर, इफेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना। सर मेमोरेंडम किसके किसके बीच का रिलेशन है? कंपनी और आउटसाइडर्स का। और आर्टिकल किसके बीच का रिलेशन है? कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशन है। तो आर्टिकल इंटरनल मैटर से रिलेटेड है, इंटरनल रेगुलेशंस, बाय लॉज कंसीडर करते हैं सर आर्टिकल, ठीक है। फिर आर्टिकल में आप ये सब चीजें पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंस आता नहीं है सर, रीड करके जा सकते हो, आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, याद है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पहले पढ़ते, वो क्या होता था सर? इसको बचा रहा है, कंपनी को कि बाहर वाले को? सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम कंपनी को बचाते हैं सर बाहर वालों से। हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया है तो वो पढ़ के आया होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल, नहीं पढ़ा उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है सर,
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियर हुआ। पब्लिक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम, पढ़ के आओ सर, नहीं पढ़े आपकी गलती है, ठीक है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है सर, ठीक है। प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसको समझा भी है, उसके ट्रू प्रोस्पेक्ट में उसको समझा भी है सर, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या था, जो आउटसाइडर को बचाता है कंपनी से, वो बोलता है सर कंपनी के इंटरनल मैटर्स के लिए आउटसाइडर्स लायबल नहीं होंगे सर। याद करो, इसमें हम बहुत अच्छा वाला वो एग्जांपल पढ़ते थे कि कंपनी एसआर पास करी कि नहीं करी, वो चेक करना बाहर वाले का काम नहीं होता सर। बाहर वाले को अगर एक फॉर्म में मिल गया, नोटिस मिल गई, उसमें लिखा हुआ है कि एसआर पास हुआ है, तो ये मान के चलेगा एसआर पास हुआ है। उसको क्या पता एसआर पास किए कि नहीं, डायरेक्टर्स बैठ के, वो उनका पर्सनल है, इंटरनल है सर। तो अगर इंटरनल मैटर है तो आउटसाइडर लायबल नहीं होगा, कंपनी लायबल होगी सर, ठीक है। फिर हम बोले थे सर डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यस, ये ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शन है सर। फिर सर कुछ एक्सेप्शन है जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता, जहां पर सर सबसे पहला 3 पॉइंट है। पहला क्या होता था, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, तीसरा फॉर्जरी। ये तीनों केसेस में सर ये मान के चला जाता था कि बाहर वाले को पता है, बाहर वाला चाह के भी कंपनी को लायबल नहीं कर सकता। और फॉर्जरी वाले केस में तो कोई किसी को लायबल ही नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्जरी जो होती है वो नल एंड वॉइड होती है, ना आप कंपनी को लायबल कर पाओगे, ना आप आउटसाइडर को लायबल कर पाओगे। आई बात समझ। इसमें जो ये केस लॉस चाहिए आपको, तो केस लॉ की मैंने पूरी लिस्ट दी है, प्रॉपर समराइज तरीके से ये केस लॉस है यहाँ पर। आप चाहो तो पूरे चैप्टर के केस लॉ यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंटेंट याद करना है, केस लॉ का नाम पता होना चाहिए और केस लॉ में क्या है ये पता होना चाहिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सको। आपको यही नहीं लिखना होता सर, ये थोड़ी लिखना होता है सेम सेम, आपको सिर्फ केस लॉ का नाम मेंशन करना होता है और उससे रिलेटेड फैक्ट पता होगा तो आप कल के दिन कंक्लूड कर पाओगे, नहीं तो कंक्लूड कैसे करोगे। तो ये केस लॉ के नाम पता होना चाहिए और ये सेक्शन की लिस्ट है। इतने सेक्शन की लिस्ट है सर कंपनीज एक्ट में। आई बात समझ। इतना ही था आपका कंपनीज एक्ट, छोटा है सर, बहुत छोटा है कंपनीज एक्ट, इसमें कुछ नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है।